भारत में आज इंटरनेट कनेक्शंस 851 मिलियन के करीब पहुंच चुके हैं। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है इंडिया आज। एक रिसर्च के मुताबिक जियो के लॉन्च होने से पहले हर इंडियन कस्टमर एक महीने में 154 MB डेटा का यूज करता था, जो अब 100 गुना ज्यादा बढ़कर 15.8 GB पर मंथ हो चुका है। इसका मेजर रीजन है सस्ता इंटरनेट। 2015 के बाद इंटरनेट प्राइस में आई गिरावट ने हम सबको हैरान करके रख दिया है। लेकिन 2021 से आप सबने नोटिस किया होगा कि रिचार्ज पैक की कीमतें बढ़ रही हैं। इस समय इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इस बुरे दौर से गुजर रही हैं। वो हर किसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और हो सकता है कि आपको इंटरनेट यूज करने के लिए अब एक बड़ा अमाउंट चुकाना पड़े। पॉसिबल, राइट? लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है और कैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हम यूजर्स के लिए खतरा साबित हो सकती हैं? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। अगर हम इंडिया की टेलीकॉम हिस्ट्री पर नजर डालें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत ही कम समय में हमने एक लंबी दूरी को तय किया है। पीछे जाकर देखें तो हमारे पूर्वज कम्युनिकेशन के लिए तार का यूज किया करते थे, जिसे टेलीग्राफ कहा जाता था, और इस सर्विस की शुरुआत इंडिया के अंदर 1854 में हुई थी। साल 1882 के दौरान कोलकाता के अंदर फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज एस्टैब्लिश किया गया, जिसे तब एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन के तौर पर देखा गया था, क्योंकि इसकी वजह से इंफॉर्मेशन पहुंचाने का लंबा प्रोसेस अब मिनटों में कंप्लीट होने लगा था। लेकिन उस दौर में आम आदमी के लिए टेलीफोन का कनेक्शन पाना इतना आसान नहीं होता था। आज जहां एक घर में कई सारे स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, वहीं उस दौर में गिने चुने लोगों के घर में ही टेलीफोन हुआ करते थे। उस समय बाकी के देशों में टेलीफोन तो वाइडली यूज हो रहा था, लेकिन इंडिया में ये इतनी तेजी से नहीं फैल पाया, जिसकी वजह ये थी कि टेलीफोन सर्विस कम्प्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में थी और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इंडियंस टेलीफोन का यूज करें, क्योंकि इस कम्युनिकेशन का यूज अंग्रेजों के अगेंस्ट भी हो सकता था। इसलिए तब टेलीफोन का कनेक्शन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कुछ खास इंडिविजुअल्स को ही दिया जाता था। कुछ समय बाद टेलीफोन सर्विसेज मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एक्सपैंड होने लगी। जब ब्रिटिशर्स से देश को आजादी मिली, तब टेलीफोन का पूरा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। इसलिए अब लाइन बिछाना हो या कनेक्शन देना, ये सब इंडिया की सिविल गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करता था। हालांकि कनेक्शन के लिए लाखों लोग अप्लाई करते थे, लेकिन यह प्रोसेसिंग इतना स्लो था कि कभी कभी उनका वेटिंग टाइम 8 से 10 साल तक भी आ जाता था, और इसीलिए उस समय हर 200 लोगों में से सिर्फ एक के पास ही टेलीफोन कनेक्शन होता था। लेकिन 1990 के दौरान इकोनॉमिक लिबरेशन होने के बाद इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी एंटर करने लगी। यही वो समय था जब इंडिया में मोबाइल फोन्स का यूज होना शुरू हुआ, जिसके पोटेंशियल और ग्रोथ को देखकर बहुत सारी कंपनीज ने इस सेक्टर में कूदना चाहा। इस इंटरेस्ट को देखते हुए साल 1995 में ऑक्शन के जरिए इन कंपनियों को टेलीकॉम सर्विस रन करने का लाइसेंस बेचा गया, जिसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने हिस्सा लिया था। उस दौर के अकॉर्डिंग उन्हें लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस पहले से ही चुकानी पड़ती थी। अब उन कंपनीज ने फीस देकर सर्विसेज देना तो शुरू कर दिया था, लेकिन जिस उम्मीद के साथ उन्होंने इस सेक्टर में एंटर किया था, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया, क्योंकि उन्हें वैसी ग्रोथ नहीं मिल पाई। कंपनीज लॉस में जाने लगी और उनके लिए उस फीस को निकालना भी मुश्किल हो गया, जिसे उन्होंने लाइसेंस या स्पेक्ट्रम राइट के नाम पर गवर्नमेंट को दिया था। इसके चलते इन कंपनीज ने नियम का विरोध करना शुरू कर दिया, और आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद गवर्नमेंट ने इस रूल को बदलकर एक दूसरा रूल बनाया, जिसमें अब कंपनी से पहले ही लाइसेंस फीस ना लेकर गवर्नमेंट उनके टोटल रेवेन्यू का एनुअली 8% चार्ज करेगी। इस नए नियम ने कंपनीज के लिए चीजें काफी आसान कर दी। अब उन्हें एक बार में मोटी रकम ना चुकाकर हर साल थोड़ा थोड़ा पे करना था, जिससे इनकी ग्रोथ और एक्सपेंशन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और इन्हीं कंपनीज की वजह से इंडियन सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, क्योंकि अब मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदना काफी आसान हो गया। अब ज्यादा लोगों तक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे टावर्स और उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, जिसके लिए कई बड़ी कंपनीज एक साथ मिलकर काम करने लगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फंड को आपस में शेयर किया जाने लगा और कई कंपनीज ने तो सेम टावर से ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा साल 2000 के बाद गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन्स पर इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी कम कर दी, जिस वजह से सैमसंग, नोकिया जैसी कई फॉरेन कंपनीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई। ये कंपनीज अपने बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अफोर्डेबल प्राइस की वजह से जल्द ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगी। और इनके साथ एक और चीज बढ़ी, जो था मार्केट कंपटीशन। 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि इनमें से कई कंपनीज के लाइसेंस छीन लिए गए। ये वही साल था जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया था। असल में उस समय के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ने स्पेक्ट्रम की नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ जैसी पॉलिसीज पर लाइसेंस दे दिया, वो भी बहुत ही ज्यादा कम कीमत पर, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दोस्तों, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि साल 2030 तक इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 1.3 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन फिलहाल इस नंबर को छूना इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जितनी तेजी से इस सेक्टर में ग्रोथ हुई थी, उस पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। और उसकी वजह है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की खस्ता हालत, जो पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई हैं। इस कर्ज की वजह से आज भारत की टेलीकॉम कंपनी स्ट्रेस में आ चुकी हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अगर हम फोन या इंटरनेट के जरिए कॉल और मैसेज करते हैं तो इसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है और ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। आज से करीब 30 साल पहले जब हमें किसी से बात करनी होती थी तो हम टेलीफोन का यूज करते थे, जिसके प्रोसेस में तब एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन के बीच वायर बिछा होता था। लेकिन आज ये सारा प्रोसेस वायरलेस हो चुका है। बस हमें अपने फोन में नंबर को सिलेक्ट करके एक कॉल पे क्लिक करना है, जिसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आपके फोन में मौजूद एंटीना तक पहुंचता है और ये एंटीना इस सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोन के नजदीक टावर के पास जाती है, बट उस टावर के पास कोई इंफॉर्मेशन न होने से ये कॉल रिसीवर का पता नहीं लगा सकते। इसलिए हर सिटी के अंदर एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी कि MSC लगाया जाता है। MSC के पास सभी सब्सक्राइबर्स की जानकारी होती है और ये जानकारी MSC पर तभी स्टोर की जाती है जब आप सिम कार्ड परचेज करते हैं। इसके बाद MSC नजदीकी टावर की मदद से रिसीवर को कॉल की रिक्वेस्ट देता है और इस तरह हमारी कॉल कंप्लीट होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये सारा प्रोसेस सिर्फ कुछ सेकंड्स का है। अब बात करें इंटरनेट की, तो ये भी काफी हद तक ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसमें सिग्नल्स हवा में नहीं बल्कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए ट्रेवल करते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल एक जाल की तरह पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर फैली हुई है। इन फाइबर्स के अंदर हमारे बाल जैसे बहुत ही पतले पतले तार होते हैं। असल में ये सिग्नल्स ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डेटा सेंटर में जाते हैं और वहीं पर स्टोर किए गए इंफॉर्मेशन को लेकर सेलफोन टावर तक आते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होकर हमारे मोबाइल के एंटेना तक पहुँचती है और एंटेना उस इंफॉर्मेशन को कैच करके हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि टेलीकॉम कंपनीज इस काम के लिए स्पेक्ट्रम का यूज करती हैं। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो हवा में जो रेडियो वेव ट्रेवल करती है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम कई अलग अलग बैंड्स में डिवाइड होते हैं। हर बैंड का अपना अलग अलग रोल होता है। जैसे कि जब आप कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो कोई बैंड आपकी वॉइस को कैरी करके रिसीवर तक पहुंचाता है और कोई मैसेज या वीडियो को सेंड करता है। इससे वो कॉल किसी दूसरे पर्सन के साथ मर्ज नहीं होती। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए स्पेक्ट्रम इतना जरूरी क्यों है। लेकिन ये स्पेक्ट्रम इन कंपनीज के बीच सबसे बड़े क्लैश का रीजन भी है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उससे ज्यादा स्पेक्ट्रम का हिस्सा मिले ताकि वो ज्यादा लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। लेकिन इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। वैसे दोस्तों, आपका क्या विचार है इस बारे में? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।